गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राम राम सभी दोस्तों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा। मैं हूं बबीता धानिया और आज हम करने वाले हैं हरियाणा जीके का सुपर फास्ट रिवीजन। एग्जाम बिल्कुल सिर पर है। एग्जाम में जाने से पहले एक बार वीडियो को जरूर देखिए, आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो आइए करते हैं हमारे आज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हरियाणा में कौन सा नृत्य चांदनी रात में खुले में किया जाने वाला नृत्य है? तो फ्रेंड्स, हरियाणा का जो धमाल नृत्य है वो फसल पक जाने की खुशी में किया जाता है। इसका क्वेश्चन ऐसे भी आता है कि कौन सा नृत्य है वो फसल पक जाने की खुशी में किया जाता है, तो वो धमाल नृत्य है। हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य माना गया है, महाभारत काल से चला आ रहा है और ये नृत्य चांदनी रात में खुले में किया जाता है। एक के अंदर कितने क्वेश्चन है ये पूछा जाता है। महाभारत काल से कौन सा नृत्य चला आ रहा है, कौन सा नृत्य हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य माना गया है, कौन सा नृत्य फसल पक जाने पर किया जाता है, और यहाँ पर पूछा है कौन सा नृत्य चांदनी रात में खुले में किया जाता है। तो इन सब का आंसर है आपका जो है धमाल नृत्य। इसके साथ साथ आपको हरियाणा के जो दूसरे नृत्य हैं उनका भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन आता है हरियाणा का राजकीय नृत्य कौन सा है? तो हरियाणा का जो राजकीय नृत्य है दोस्तों वो सांग या स्वांग को माना गया है। और क्वेश्चन ये भी आया था वो कौन सा नृत्य है जो खुले तख्त पर लकड़ी के तख्तों पर किया जाता है खुले मैदान में, तो वो भी सांग या स्वांग नृत्य ही है जो हरियाणा का राजकीय नृत्य है। दूसरा आपने अभी देखा जो धमाल नृत्य है, इससे अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। एक तो खुशी का प्रतीक होता है, फसल पककर तैयार हो जाती है, चांदनी रात में खुले में किया जाता है, हरियाणा का सबसे प्राचीन नृत्य है, महाभारत कालीन नृत्य है। और ये नृत्य दोस्तों झज्जर और महेंद्रगढ़ साइड के अंदर बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आपका नृत्य आता है घोड़ी नृत्य, जो विवाह के अवसर पर किया जाता है। घोड़िया नृत्य भी पूछा जाता है। तो ये लड़के की शादी में जब बारात चली जाती है तो पीछे से जो महिलाएं घर पर रहती हैं वो सारी विवाह की रस्मों को निभाते हुए जो खोड़िया नृत्य है वो किया जाता है। पीलिया नृत्य पुत्र या पुत्री रतन के ऊपर उपलक्ष्य में किया जाता है। छठी नृत्य जो होता है बच्चे के जन्म के 6वें दिन किया जाता है। एक छड़ी नृत्य होता है, दोनों में ध्यान रखना, एक छठी नृत्य जो बच्चे के जन्म के 6ठे दिन किया जाता है और छड़ी नृत्य होता है जो गोगा नवमी पर किया जाता है। आपने गोगा पीर सुना होगा ना। क्वेश्चन आता है कौन से देवता को हरियाणा में सांपों का देवता या सर्प का देवता कहा जाता है? तो गोगा देवता होता है। और उसी गोगा नवमी के दिन छड़ी नृत्य किया जाता है। एक फाग नृत्य होता है जो फाल्गुन के महीने में किया जाता है। तीज नृत्य सावन के महीने में किया जाता है। रास नृत्य है ये ब्रज भूमि से हरियाणा में आया हुआ नृत्य है और लगभग फरीदाबाद और पलवल साइड ज़्यादा किया जाता है। एक गणगौर नृत्य भी माना गया है और राजस्थान की सटी हुई सीमाओं से किया जाता है। और इस नृत्य का पूछा गया था कि किससे संबंधित है? जो गणगौर नृत्य होता है वो शिव और पार्वती से संबंधित है। घूमर नृत्य भी राजस्थान से आया हुआ है, जो गोल गोल घूमकर जो लड़कियां नृत्य करती हैं वो घूमर नृत्य होता है। और ये भी नृत्य विवाह के अवसर पर किया जाता है। एक नीम भराई नृत्य होता है जब लड़का लड़की के द्वार पर जाता है शादी में, तो जहाँ पर वो नीम भराई की रस्म होती है वो उसको भी नृत्य का नाम दिया है। एक मंजीरा नृत्य होता है, मेवात के अंदर ज़्यादा किया जाता है। एक आपसे झूमर नृत्य बार बार पूछा जाता है, हरियाणा का कौन सा नृत्य है जिसका जो नाम है वो एक आभूषण के नाम पर रखा गया? तो वो हरियाणा का झूमर नृत्य है। और ये भी पूछा जाता है झूमर जो आभूषण है, जो झूमर नृत्य है वो महिलाओं के जो विवाहित महिलाएं होती हैं उनके द्वारा माथे पर पहना जाने वाला एक आभूषण है। और लगभग नृत्य हमारे हो चुके हैं, कोई रहता है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइए। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका नृत्य से ही रिलेटेड है। पूछा गया है हरियाणा के किस नृत्य में प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं? तो दोस्तों वो हरियाणा का वो नृत्य जिसमें प्रश्न उत्तर की फॉर्म में किया जाता है वो लूर नृत्य होता है। और लूर नृत्य से दूसरा क्वेश्चन इसी से बनता है। लूर नृत्य लड़कियों के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। लूर का अर्थ ही है वो लड़की होता है और ये नृत्य है वो होली पर किया जाता है। और पहली बार 1970 के अंदर गणतंत्र दिवस की परेड में इस नृत्य की प्रस्तुति दी गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है गुड ईयर टायर का उत्पादन हरियाणा में कहाँ पर होता है? तो गुड ईयर टायर का उत्पादन फ्रेंड्स आप सभी को पता है हरियाणा के फरीदाबाद के बल्लभगढ़ में होता है।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा में भाजपा पार्टी से बनने वाले पहले मुख्यमंत्री कौन हैं? तो दोस्तों हरियाणा में भाजपा पार्टी से बनने वाले पहले मुख्यमंत्री हैं श्री मनोहर लाल खट्टर, जो दूसरी बार हरियाणा के 2019 में मुख्यमंत्री बने और भाजपा पार्टी से बनने वाले वो पहले ही मुख्यमंत्री थे। अभी तक हरियाणा में आज़ादी के बाद से 1966 से लिया जाए, अभी तक हरियाणा में भाजपा की ये पहली बार 2014 में ही सरकार बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, हरियाणा में पहले गुरुकुल की नींव कब रखी गई? तो हरियाणा में जो पहला गुरुकुल, लड़कों का गुरुकुल खोला गया था, ये 1911 में कुरुक्षेत्र में रखी गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हरियाणा का सही अर्थ है? ईश्वर का निवास, फसल का देवता, धन का देवता या फिर अनाज का निवास? तो आप सभी को पता है, हरि अर्थात भगवान, आना अर्थात भगवान का घर या भगवान का निवास कहिए। तो दोस्तों हरियाणा का जो सही अर्थ है वो है ऑप्शन 1, ईश्वर का निवास। नेक्स्ट देखिए, हरियाणा के किस जिले के गांव में दुनिया की सबसे प्राचीन सिंधु घाटी सभ्यता मौजूद है? ऑप्शन है आपके पास राखी गढ़ी, सिसई काली रावण, पेटवाड़ या फिर बास। तो दोस्तों जो राखी गढ़ी है वो सिंधु घाटी सभ्यता का बहुत ही प्राचीन, सबसे प्राचीन स्थल माना गया है। सिंधु घाटी का जो हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है इसको, सबसे जो पहला स्थल खोदा गया वो पाकिस्तान का हड़प्पा शहर था, जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। रावी नदी के किनारे था, सिंधु नदी के किनारे। ये दोनों सहायक नदी है, रावी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी है, इसलिए इस सभ्यता को सिंधु सभ्यता भी बोला जाता है, हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। पूरी दुनिया के लेवल पर पूछा जाए सबसे बड़ा स्थल तो हड़प्पा होगा, और दूसरे नंबर पर हमारे हरियाणा के हिसार का राखी गढ़ी है। नेक्स्ट है आपका, भारत सरकार ने पंजाब को विभाजित करके नया राज्य बनाने के लिए साहा आयोग की स्थापना कब की थी? कंप्लीट डेट याद रखना, बार बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। तो दोस्तों पंजाब को विभाजित करके नया राज्य बनाने के लिए साहा आयोग की जो स्थापना की गई वो की गई थी 23 अप्रैल 1966 को। इसी से रिलेटेड जो अदर क्वेश्चन आते हैं वो भी देख लीजिए। पहला क्वेश्चन आता है, सबसे पहली मांग किसने उठाई थी हरियाणा को पंजाब से अलग करने की या पंजाब को हरियाणा से अलग करने की? तो पहली मांग 1925 में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के दिल्ली अधिवेशन में स्वागत समिति के अध्यक्ष होते थे पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने ये पहली बार मांग उठाई थी। उसके बाद 1932 में ये मांग उठाई गई। दिल्ली और हरियाणा के प्रख्यात राष्ट्रवादी नेता थे दीनबंधु गुप्त ने पंजाब को भिन्न मानते हुए हरियाणा को अलग करने की मांग उठाई, लेकिन उनकी इस मांग का आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी ने विरोध किया था। पूछा जाता है किस किस ने विरोध किया? तीनों के नाम याद रखना, आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी। उसके बाद भारत आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, फिर भी हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा रहा। 1948 में ये पूछा जाता है आज़ादी के बाद पहली बार मांग किसने उठाई? तो आज़ादी के बाद पहली बार मांग उठाई थी 1948 में, जो एक पंजाबी नेता थे तारा सिंह। उसकी मांग को धीरे धीरे जैसे मांग जोर पकड़ने लगी, 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला लागू हुआ। 2 हिस्सों में बांटा गया, हिंदी भाषी क्षेत्र और पंजाबी भाषी क्षेत्र। इसी दौरान 1953 में फजल अली आयोग का गठन हुआ। 1956 में उसने अपनी रिपोर्ट दी, लेकिन हरियाणा उसका भी हिस्सा नहीं था। इसी वजह से विवाद बढ़ता गया और उसी विवाद को ध्यान में रखते हुए 1965 के अंदर जो तत्कालीन लोकसभा अध्यक्ष थे हुकम सिंह की अध्यक्षता में एक पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया। और संत फतेह सिंह की जो थे, पूछा जाता है कि किसने आमरण अनशन की घोषणा की थी? 1965 में ही एक संत फतेह सिंह थे पंजाब के, उन्होंने हरियाणा पंजाब को अलग करने के लिए आमरण अनशन की मांग उठाई थी, लेकिन पाकिस्तान के साथ युद्ध होने के कारण 1965 में वो अपना आमरण अनशन नहीं कर पाए थे। उसके बाद 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाब सीमा आयोग का गठन किया गया और इस आयोग के सदस्य भी पूछे जाते हैं। 3 सदस्य थे, एक थे जेसी शाह खुद, एक थे एस दत्त और एक थे MM फिलिप। सारे के सारे कंसेप्ट ध्यान रखना, क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं है जो आपसे नहीं पूछा जाता हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हरियाणा के किस जिले में व्हीकल ट्रैकिंग सिस्टम पर आधारित किलोमीटर योजना की शुरुआत की गई है? ऑप्शन दिए हैं गुरुग्राम, महेंद्रगढ़, नूहू या फिर अंबाला। तो सबसे पहले जहां शुरुआत की गई है किलोमीटर योजना की वो है हरियाणा का गुरुग्राम जिला।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 जनवरी 2020 की स्थिति में पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन देखिए, रविशंकर झा, कृष्ण मुरारी, तीरथ सिंह ठाकुर, राजीव शर्मा। मैंने कल वाली वीडियो में बताया था हाई कोर्ट से एक क्वेश्चन आना ही आना है। तो दोस्तों यहाँ पर आपसे वर्तमान जज पूछे हैं जो आपके चीफ जस्टिस है पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट के, तो वो हैं जस्टिस रविशंकर झा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा के किस राजनीतिक नेता को 2019 का यूथ आइकॉन के अवार्ड से नवाजा गया है? ऑप्शन देखिए, देवेंद्र बबली, दुष्यंत चौटाला, कुलदीप बिश्नोई, दीपेंद्र हुड्डा। तो दोस्तों वो है दुष्यंत चौटाला जो वर्तमान हरियाणा के उप मुख्यमंत्री हैं, उनको 2019 का यूथ आइकॉन अवार्ड से नवाजा गया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़ कब एक शहर के रूप में अवस्थित हुई, या चंडीगढ़ शहर को कब बसाया गया था? तो फ्रेंड्स, चंडीगढ़ शहर की नींव वर्ष 1952 में रखी गई थी। ये पूरे भारत का पहला सबसे सुनियोजित और सुव्यवस्थित शहर था और भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू खुद इसकी नींव रखने के लिए आए थे। और अगर आपसे पूछा जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर कौन सा है, तो वो चंडीगढ़ शहर ही है। और चंडीगढ़ शहर का जो नामकरण है वो चंडी देवी मंदिर या मां चंडी के नाम पर किया गया था। दूसरा इसी से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी कब बना? तो दोस्तों 1 नवंबर 1966 को जब हरियाणा बना, इसके साथ साथ ही चंडीगढ़ को पंजाब और हरियाणा दोनों की कॉमन राजधानी बनाया गया था। एक और क्वेश्चन आता है, चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश कब बना? क्योंकि चंडीगढ़ पहले केंद्र शासित प्रदेश नहीं था। जैसे ही हरियाणा और पंजाब अलग अलग हुए तो उनमें बंटवारा करने के लिए चंडीगढ़ को भी 1 नवंबर 1966 को ही केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय की इमारत का डिजाइन किसने तैयार किया था? चंडीगढ़ के अन्य प्रसिद्ध भवनों की तरह ही चंडीगढ़ उच्च न्यायालय का डिजाइन भी ली कार्बूजिए ने ही बनाया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, सोहना कार रैली किस जिले में निकाली जाती है? तो सोहना कार रैली गुड़गांव में निकाली जाती है और इस रैली की सबसे खास बात यह होती है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पुरानी कारें ही शामिल होती हैं और इस रैली की शुरुआत 1964 में की गई थी। 1964 से अभी तक ये रैली चली आ रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चंडीगढ़ को धूम्रपान रहित नगर कब घोषित किया गया था? अर्थात चंडीगढ़ में कहीं पर भी आप सार्वजनिक जगह पर धूम्रपान नहीं कर सकते हो, तो वो किया गया था जुलाई 2007 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पार्श्व गायक सोनू निगम का संबंध कहाँ से है? सोनू निगम का जन्म 1913 में फरीदाबाद में हुआ था। 2004 में इनकी फिल्म कल हो न हो के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक का पुरस्कार मिला था। कहाँ से है सोनू निगम का संबंध? फरीदाबाद में, और इनका जन्म हुआ था 1973 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान कहाँ पर है? तो भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान दोस्तों फरवरी 2019 में हरियाणा के झज्जर में भारत का सबसे बड़ा कैंसर संस्थान है, उसकी नींव रखी गई थी। एंड यस फ्रेंड्स, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जो चैनल का नाम है आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा, वही हिंदी में टाइप करना। टेलीग्राम का जो हमारा ग्रुप है वो सेम चैनल के नाम से ही है, उसको ज्वाइन करो, आपको सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, खाने के संबंध में हरियाणा को क्या कहा जाता है? तो खाने के संबंध में फ्रेंड्स हरियाणा को कहा जाता है रोटी की टोकरी या फिर रोटी की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देहाती मेला हरियाणा में कहाँ पर लगता है? देहाती मेला हरियाणा के कैथल जिले में अक्टूबर माह में लगता है और वहाँ की लोकल पब्लिक के बीच ये मेला करीब करीब 1 वीक तक चलता है और ये बहुत ही ज़्यादा फेमस मेला है। फरल गांव का मेला फल्गु मेला अलग है और जो कैथल का देहाती मेला है ये अलग मेला है। दोनों के बीच में कन्फ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, फल्गु मेला अलग और कैथल का जो देहाती मेला है ये अलग मेला है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क कहाँ स्थित है? हरियाणा का जो यमुनानगर जिला है दोस्तों, उसी के अंदर चौधरी देवीलाल हर्बल पार्क स्थित है। 2019 के कलरक के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था। और इस हर्बल पार्क को रुद्राक्ष वाटिका के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जब वाटिका लगाई गई हर्बल पार्क, इसमें बहुत सारे औषधीय पौधे लगाए गए हैं। कोरोना के अंदर तो इसका बार बार नाम आता था, क्योंकि इसके अंदर सारे औषधीय पौधे हैं, और जो औषधीय पौधे हैं उनकी डिमांड कोरोना के अंदर बहुत ज़्यादा थी। बार बार इस वाटिका का जिक्र आता था न्यूज़पेपर्स में। और स्टार्टिंग के अंदर यहाँ पर जो रुद्राक्ष के पौधे लगाए थे वो बहुत बड़े बड़े पेड़ बन चुके हैं, इसीलिए इसको रुद्राक्ष वाटिका भी कहा जाता है। और इसकी नींव रखी थी चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने अपने पिता चौधरी देवीलाल के नाम पर इस हर्बल पार्क की नींव रखी थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, सोहना नगर किस कारण से प्रसिद्ध है? तो फ्रेंड्स, सोहना नगर है वो गर्म पानी के कुंड के कारण प्रसिद्ध है। और सोहना जो नगर है उसको बसाने वाले का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है, वो सावन सिंह के नाम पर बसाया गया था। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, हरियाणा में राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब व कहाँ की गई थी? तो दोस्तों, वो की गई थी मानेसर गुड़गांव के अंदर वर्ष 1997 में। क्या किस चीज़ का संस्थान है? राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र है। 1997 के अंदर गुड़गांव के मानेसर में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, राज्य के किस मकबरे को पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 1958 के तहत राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया था? तो दोस्तों, वो था शेख चिल्ली का मकबरा थानेश्वर, जिसको हरियाणा का ताजमहल भी कहा जाता है, क्योंकि स्थापत्य कला की दृष्टि से बिल्कुल जो ताजमहल है उसकी हूबहू कॉपी लगता है। अब तो बहुत सारा खंडर में तब्दील हो चुका है, लेकिन फिर भी इसका बहुत बड़ा हिस्सा अभी भी बाकी है। बहुत अच्छी घूमने की जगह, कभी जाओ तो जरूर घूम कर आना। और इसका निर्माण करवाया था शाहजहां का जो शाहजहां शासक थे, उनके पुत्र थे दारा शिकोह, और ये शेख चिल्ली होते थे वो दारा शिकोह के गुरु थे। और अपने गुरु की याद में ही दारा शिकोह ने 1650 ईस्वी के अंदर इस मकबरे का निर्माण करवाया था। और इस मकबरे के बिल्कुल साथ के साथ है जो हर्ष का टीला भी आपसे पूछा जा सकता है, वो बिल्कुल इसके साथ में ही मौजूद है। थानेश्वर का जिक्र आया है तो हर्ष का टीला तो वहाँ पर होना ही होना है। और हर्ष नाम से आप समझ गए होंगे, यहाँ पर राजा हर्षवर्धन की बात की जा रही है, जिन्होंने थानेश्वर पर ही नहीं उत्तर भारत पर, पूरे पंजाब को छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर 606 से लेकर 647 ईस्वी तक राज्य किया। बहुत ही बड़े यशस्वी राजा थे। आपके एग्जाम में हर्षवर्धन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो आपसे उनका वंश पूछा जाए तो पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश होगा। उनके दरबारी कवि या अस्थाना कवि पूछे जाएं तो बाणभट्ट थे। बाणभट्ट की प्रसिद्ध रचना हर्षचरित थी। हर्षवर्धन खुद भी एक बहुत बड़े साहित्यकार थे, तो 3 उनके नाटक भी बार बार आपसे पूछे जाते हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। और इनके शासनकाल में ही चीनी यात्री जो हेन सांग आए थे वो भी भारत आए थे, और इनकी प्रमुख रचना थी शी यू की। और अभी जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसके अंदर चीनी यात्री हेन सांग का नाम हेन सांग ना देकर पूछा गया था जैन जुआंग भारत कब आए थे या किसके शासनकाल में आए थे, तो वो हर्षवर्धन के ही शासनकाल में आए थे। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है, मध्यकालीन युग में किस स्थान पर मोहम्मद गोरी व पृथ्वीराज चौहान के मध्य युद्ध हुआ था? ऑप्शन देखिए, घरोंडा, तरावड़ी, पानीपति या फिर कुरुक्षेत्र। तो दोस्तों, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य जो युद्ध हुआ था वो तरावड़ी या फिर तराइन का युद्ध आप सभी ने सुना होगा। तराइन के अंदर 2 युद्ध हुए। तराइन का पहला युद्ध हुआ 1191 में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुए। मोहम्मद गोरी बहुत बुरी तरह से हारे थे, लेकिन उनको जो जिंदगी की भीख है वो दे दी गई थी, उनको मारा नहीं गया था। उसके 1 साल बाद ही मोहम्मद गोरी फिर से आए। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में फिर से युद्ध हुआ, और इस युद्ध के अंदर पृथ्वीराज चौहान की हार हो गई थी। और इसी हार के बाद जो अपने अग्रोहा का शासन है, अग्रोहा एरिया का जो एक शासन होता था, वो मुस्लिम साम्राज्य के अधीन चला गया था। पृथ्वीराज चौहान ने जो हांसी का किला बनवाया था वो भी उसके बाद तहस नहस हुआ, और सबसे ज़्यादा जो तहस नहस किया गया था वो करवाया गया था गोहाना का किला, जो पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया था। तराइन के द्वितीय युद्ध में अपनी विजय के बाद मोहम्मद गोरी ने उस किले को तुड़वा दिया। बहुत ही
ही ज़्यादा वहाँ पर नरसंहार भी हुआ था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी मैं आपको बता रही थी इसी से रिलेटेड आया है। तराइन में लड़े गए द्वितीय युद्ध में किसकी हार के बाद अग्रोहा का क्षेत्र किसी मुस्लिम शासक के अधीन चला गया था? ऑप्शन देखिए, पृथ्वीराज प्रथम, पृथ्वीराज द्वितीय या पृथ्वीराज तृतीय या फिर पृथ्वीराज चतुर्थ। बच्चे यहीं पर कंफ्यूज होते हैं। तो दोस्तों जो तराइन के युद्ध में जो युद्ध हुए थे वो युद्ध लड़ने वाले राजा थे पृथ्वीराज तृतीय। नेक्स्ट आपसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने कौन से नगर की स्थापना की थी? ऑप्शन देखिए, मेवात, हिसार, झज्जर या फिर महेंद्रगढ़। तो दोस्तों इन सब में से देखा जाए ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो फिरोज शाह तुगलक ने हिसार शहर की स्थापना की थी। फिरोज शाह तुगलक ने 1354 ईस्वी के अंदर हिसार बसाया। 1351 ईस्वी के अंदर फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खां के जन्म के उपलक्ष्य में उसने फतेहाबाद शहर को बसाया था। और एक सिरसा का हरनी खेड़ा भी था जो फिरोज शाह तुगलक ने ही बसाया था। एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सा शासक था जो अपनी धार्मिक कट्टरता के लिए जाना जाता था? तो वो फिरोज शाह तुगलक ही था। फिरोज शाह तुगलक के शासन काल में ही गोहाना का विद्रोह हुआ था, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे हिंदुओं को मंदिर के अंदर बंदी बनाकर मारा जा रहा था। इसी वजह से वहाँ पर धार्मिक जो विद्रोह हो गया था। और फिरोज शाह तुगलक ने ही बहुत सारे जो मेवाती थे उनको मुसलमान बनने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि राजा होता था या तो कोई उनकी बात मान लो या फिर अपनी जान से हाथ धो लो। जो इनकी बात मानकर या तो मुस्लिम धर्म अपना लो या फिर जो नहीं मानता था उनको मौत के घाट उतार दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत सरकार की सहायता से हरियाणा के किस नगर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेल परिसर का निर्माण किया जा रहा है? तो दोस्तों भारत सरकार की सहायता से हरियाणा के फरीदाबाद शहर के अंदर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का जो खेल परिसर है उसका निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, महाभारत के पात्र अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था? महाभारत के पात्र अभिमन्यु का नाम तो सुना होगा। अभिमन्यु किसके पुत्र थे? अर्जुन के पुत्र थे। महाभारत युद्ध के 13वें दिन जो उनकी मृत्यु है वो हो गई थी। अभिमन्युपुर गांव में उनकी मृत्यु हुई थी। और दोस्तों महाभारत में अभिमन्यु के पुत्र का नाम पूछा है। अभिमन्यु के पुत्र का नाम था राजा परीक्षित। परीक्षित राजा आपने बहुत बार सुना होगा। ये वही राजा परीक्षित थे जो सफेदों के राजा जन्मेजय के पुत्र थे। राजा परीक्षित ने ही किसी जो ऋषि को है उनको क्रोध दिला दिया था और उन्होंने राजा परीक्षित के गले में जो सांप है वो डाल दिया था। और उस सांप के डसने से ऋषि के गले में उन्होंने सांप डाल दिया था और ऋषि ने क्रोध में आकर उनको श्राप दे दिया था। और उसी सांप के काटने की वजह से जो राजा परीक्षित है उनकी मृत्यु हो गई थी। और इसी से क्रोधित होकर जो उनके पुत्र थे राजा जन्मेजय उन्होंने एक यज्ञ कराया था। और इसी वजह से वहाँ के आसपास के एरिया में जो सर्प दमन यज्ञ के नाम से जाना गया सफेदों शहर जो बसा हुआ है वहाँ पर कहा जाता है कि आज के दिन भी उस एरिया के अंदर सांप है वो मर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, चरखी दादरी सीमेंट फैक्ट्री का निर्माण कब किया गया? तो दोस्तों चरखी दादरी की जो सीमेंट फैक्ट्री है उसका निर्माण 1939 में सेठ रामकृष्ण डालमिया के द्वारा करवाया गया था। बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। 1939 में जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे इतने बड़े सेठ होते थे, इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई। और जर्मनी से उस वक्त इंजीनियर बुलाए गए थे। अभी हमारे लिए पड़ोस से इंजीनियर बुलाना शायद मुश्किल हो जाता है, लेकिन उस वक्त 1939 में सेठ रामकृष्ण डालमिया ने इतनी बड़ी फैक्ट्री लगाई, जर्मनी से इंजीनियर्स को बुलाया गया। और 23 जून 1981 को इस कंपनी को जो सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है उसके द्वारा अधिग्रहित या फिर जो कहते हैं वो पावर ऑफ अटॉर्नी इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा ले ली गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारी मृदा किस फसल के लिए उत्तम या फिर अच्छी मानी जाती है? चावल, मोटे अनाज, कपास या फिर सभी? तो दोस्तों भारी मृदा के अंदर चावल की फसल भी बहुत अच्छी होती है। मोटे अनाज अर्थात ज्वार बाजरा वाली जो फसलें होती हैं वो भी बहुत अच्छे से होती हैं। और वहाँ पर कपास का उत्पादन भी उतना ही अच्छे से होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन 4। भारी मृदा इन सभी फसलों के लिए ही उपयुक्त मानी जाती है। नेक्स्ट है, किस मृदा में दालों की अच्छी कृषि की जाती है? दालों की कृषि से पूछा है दोस्तों। तो दालों की जो कृषि होती है वो बहुत ही हल्की मृदा के अंदर होती है। ऑप्शन देखिए, भारी मृदा, दोमट मृदा, अति हल्की मृदा। तो दोस्तों
जो अति हल्की मृदा होती है, या फिर हल्की दोहर भी दिया गया है ऑप्शन, लेकिन जो अति हल्की मृदा होती है वो दालों की फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी गई है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वैज्ञानिक उपकरणों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? बहुत बार आता है, रिपीट कर ही दिया जाता है घुमा फिरा कर। तो दोस्तों, चाहे आपसे वैज्ञानिक उपकरण पूछे जाए, मिक्सी सिटी पूछा जाए, या फिर आपसे सिलाई मशीन उद्योग पूछा जाए, तो वो सारे के सारे अंबाला नगर के ही प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हरियाणा में लोहे के पाइप का सर्वाधिक निर्माण कहाँ पर होता है? तो सोनीपत, हिसार, फरीदाबाद या फिर सोनीपत 2 बार ऑप्शन में आया है। तो फ्रेंड्स, हिसार आपको सभी को पता है, जिसको इस्पात नगरी भी कहा जाता है। लोहे के पाइप का सबसे सर्वाधिक निर्माण है वो हिसार शहर में ही किया जाता है। और हिसार के जो स्टील किंग थे जिंदल, जो जिनका नाम था ओम प्रकाश जिंदल, वो उसके बहुत बड़े उद्योगपति हैं। और हिसार जो शहर है वो लोहे के पाइपों के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध माना गया है। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में इतना ही। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपको PDF चाहिए तो चैनल के नाम से ही हिंदी में टाइप कीजिएगा। आओ पाएं सरकारी नौकरी देसी हरियाणा टेलीग्राम पे ग्रुप है, उसको ज्वाइन कीजिए, आपको PDF भी ज़रूर मिलेगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ।